सनातन समाज में विवाह संस्कार को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नित्य माना गया है। दाम्पत्य जीवन के बिना अग्नदान, अग्निहोत्र आदि नित्य जो है कर्म का अनुष्ठान असंभव बोला गया है। इसके अतिरिक्त पितृ ऋण से उऋण होना, तो उऋण होने के लिए विवाह संस्कार का होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म के मूल में आश्रम व्यवस्था है, जो कि व्यक्ति की आस्था और योग्यता के आधार पर जीवन में करणीय, अकरणीय, साध्य, असाध्य, साधु, असाधु आदि का निर्देश करके पुरुषार्थ चतुष्टय के साधन और उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए चारों ही आश्रमों का महत्व जो है अत्यधिक और समान माना गया है। फलतः अवस्था अनुरूप जो है आश्रम में प्रवेश करना ही चाहिए और असंतुलित और असंयमित जीवन की संभावना को, न तो असंतुलित और असंयमित जो है जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अनुष्ठान की दृष्टि से विवाह संस्कार सबसे बड़ा अर्थात कई चरणों में संपन्न किए जाने वाला कार्य है। विवाह योग्य वर और कन्या का अवशेषण करके अभिष्ट को सुनिश्चित किया जाता है। एक बार सुनिश्चित होने पर निर्धारित वर कन्या को ज्योतिष निष्कर्ष पर परीक्षण किया जाता है, जो कि मेलापक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से विवाह संस्कार का प्रथम चरण आरंभ होता है, जो कि वागदान कहलाता है। इसे जनभाषा में वरच्छा या वर दिखाई या छेका बोलते हैं, कहीं कहीं गाँव में छकैया भी बोलते हैं, रोका बोलते हैं। ये सब भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक बार लड़का आपको पसंद कर लिए तो लड़का लड़की, इसमें जो है ज्योतिष दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्योतिष दृष्टि से कुंडली मिलाने के बाद वर को सुनिश्चित कर लिया जाता है, फिर लड़की को सुनिश्चित कर लिया जाता है। इसमें गौरी गणेश आदि के पूजन के उपरांत जनेऊ और यथेष्ट द्रव को वर के हाथ में रखा जाता है। द्रव्य वगैरह, द्रव्य मतलब पैसा वगैरह। और वागदान के बाद जिससे परवरण होता है, जिसे तिलक भी कहा जाता है। अब कन्या पक्ष के लोग जो है वर के घर पर जाते हैं और वर के घर पर जाकर के यथेष्ट द्रव्य दक्षिणा जो भी रहता है वो देते हैं, और यह कन्या जो है, यह कार्य जो होता है कन्या का भाई जो होता है वो संपन्न करता है, जो तिलक का कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात लग्न स्थापन, पितृ निमंत्रण, जिसे पितृ देवता को न्योता देते हैं शादी के टाइम पे, कुम्हार को मट्टी कोड़वा होता है उसमें, फिर मंडप, फिर उसके बाद हर दिन लूपेन वगैरह होता है, द्वार पूजा होता है, कन्या प्रतिष्ठा होता है, अनेक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें देश काल के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है हम लोग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो अंतर आ जाता है हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे। अंत में जो है मूल विवाह होता है, अनुष्ठान संपन्न हो जाता है, जिसके वर पूजन, कन्यादान, हवन और सप्तपदी, ये 4 प्रमुख अंग होते हैं उसमें। अब विवाह संस्कार का जो मुहूर्त होता है वो ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों, अग्नि जिस नक्षत्र का देवता है वह कृत्तिका, तीनों पूर्वाषाढ़, इन नक्षत्रों के शुभ दिनों में वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि देकर वर का वरण किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद उत्तराषाढ़, स्वाति, श्रवण, पूर्वा, अनुराधा, धनिष्ठा, कृत्तिका, इन नक्षत्रों में जो होता है विवाह, इन नक्षत्रों में जो वस्त्र, आभूषण आदि के युक्त फल पुष्प लेकर के पहले कन्या को संतुष्ट करके फिर उस कन्या का वरण करते हैं, कन्या को देते हैं, कन्या को पुष्प, फल, सब कुछ, वस्त्र वगैरह सब देते हैं कन्या को, फिर उसके बाद वरण करते हैं, कन्या वरण होता है वो। अब जहाँ तक विवाह के महीने की बात है तो जब सूर्य मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में होते हैं तो इन सौर महीनों में विवाह करना शुभ होता है। मिथुन सौर महीने में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से
10वीं के मध्य विवाह शुभप्रद होता है। वृश्चिक सौर में जो वृश्चिक सौर मास होता है उसमें जो कार्तिक महीने में मकर से सूर्य में पौष महीने में और मेष के सूर्य के चैत्र महीने में विवाह का जो शुभ फल प्राप्त होता है। अब जो होता है माघ प्रभृति चंद्रमा महीनों में भी इसमें देखा जाता है कि अगर जो है माघ का महीना है तो माघ के महीना में कहा गया है कि दंपति को धन लाभ होगा अगर वो माघ के महीना में शादी करता है। अगर वो फाल्गुन महीने में, जैसे फाल्गुन महीना बोलते हैं, तो फाल्गुन महीना में अगर शादी करता है तो लड़की और लड़की को सौभाग्यवती प्रदान होता है, मतलब आयु जो होगा पति का वो लंबा होगा। वैशाख महीना में अगर शादी करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। ज्येष्ठ महीना में अगर शादी करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। ज्येष्ठ और वैशाख दोनों को बोला गया है। आषाढ़ में अगर करते हैं तो पुत्र संतति की लाभ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ अत्यावश्यक होने पर ही चैत्र का महीना में विवाह किया जा सकता है। कुछ आचार्यों ने तो माघ शीर्ष महीने में को भी विवाह हेतु बहुत अनुकूल बोला है। अब जो है विवाह की जो तिथि है या वार है, वैसे उपनयन तिथि जो है विवाह हेतु ग्रास समझना चाहिए, किंतु इसके आपके ज्ञान के लिए यहाँ रामाचार्य जी बोलते हैं कि रिक्ता तिथियाँ और अमावस्या को छोड़कर अन्य सभी तिथियों में विवाह किया जा सकता है। जहाँ तक प्रश्न वार का ही है तो आचार्य शुभ यह संकेत देते हुए कहते हैं कि बुध शुक्र गुरु जो होता है सबसे उत्तम वार बोला गया है। अब विवाह के लिए सूर्य और चंद्रमा का बल तो देखना जरूरी है, तो विवाह के लिए 3 बल देखना बहुत जरूरी है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों का बल देखना बहुत जरूरी होता है। विवाह मुहूर्त के निर्धारण हेतु कन्या के लिए जो है गुरु बल, वर के लिए सूर्य बल, और दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए, वर और कन्या दोनों के लिए चंद्र बल का विचार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे वर का जो होता है तो उस दिन सूर्य का 3, 6, 10, 11 में शुभ माना गया है। और 3, 6, 10, 11 का मतलब ये है कि जो तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर में अगर सूर्य हैं तो उसको शुभ माना गया है। अगर 1, 2, 5, 7, 9 में अगर सूर्य हैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। उसमें उसको मना करते हैं कि शादी मतलब लगभग सामान्य माना गया, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चल सकता है, एडजस्ट कर सकते हैं। बट 4, 8, 12 तो बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि 4, 8, 12 में बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए वर का। अगर दोनों का देखा तो चंद्रमा अगर 1 से लेकर के 11 तक है तो शुभ है। अमावस्या के निकट अगर चंद्रमा है तो अशुभ बोला गया है। और 4, 8, 12 में भी चंद्रमा अगर है तो उसको भी अशुभ माना गया है शादी को लेकर के। और कन्या पक्ष की बात करें तो कन्या पक्ष में अगर गुरु जो है अगर 2, 5, 7, 9, 11 में है तो शुभ माना गया है। बट 1, 3, 6, 10 में है गुरु तो उनको अच्छा मतलब एक बराबर मध्यम माना गया है। और 4, 8, 12 में अगर गुरु हैं तो उसको खराब माना गया, शुभ माना गया है। तो सूर्य जो है, चंद्र और गुरु, इन तीनों के आधार पर जा कर के हम विवाह का जो सही समय है वो निकालते हैं। अब विवाह के जो नक्षत्र की बात कही गई वो रोहिणी नक्षत्र, माघशिरा, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, मूल नक्षत्र, ये सब को शुभ माना गया है। इसमें एक अभिचित मुहूर्त भी आता है, उसको भी शुभ माना गया, उसमें भी आप कर सकते हैं विवाह। अगर लग्न की बात करें कौन सी लग्न शुद्ध होता है तो उसमें वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न, बाकी शेष लग्न जो है मध्यम के माने गए। बट इनको वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और धनु को अच्छा माना गया है शादी के लिए। लग्न से चंद्रमा या पाप ग्रह से विचारणीय जो लग्न से 3रे भाव में शुक्र हो, 10वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में शनि हो तो अशुभ होता है। इसके साथ ही लग्नेश चंद्रमा और शुक्र 6ठे और 8वें के साथ भी है तो भी अशुभ बोला गया है। और लग्न से 7वें घर में किसी ग्रह की उपस्थिति शुभ नहीं मानी जाती है।
केंद्र और त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह की स्थिति अत्यंत शुभप्रद है। अन्य ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न जो अशुभ तत्व को समाप्त कर देती है अगर केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठ गए तो बोला जाए तो अगर मेष लग्न में शादी हो रही है तो वैधव्य हो जाता है, मतलब फल उसका वैधव्य मिलता है। वृषभ में भी अब वैधव्य बोला गया है, मिथुन में अगर संतति मृत्यु बोला गया है। विवाह संस्कार के बाद एक वधू प्रवेश को भी लिया जाता है, इसमें मुहूर्त में लेते हैं हम। विवाह संस्कार के बाद जो है वधू प्रवेश मुहूर्त में आता है। तो मुहूर्त में अगर देखा जाए तो वधू न केवल अपने दाम्पत्य जीवन को आरंभ करती है वधू प्रवेश में, अपितु वर वधू के दोनों परिवारों के जीवन को चलाने वाला एक नया संबंध जुड़ता है, एक सूत्रधार में बन जाता है। इसलिए नए घर में उसका प्रवेश प्रथम बार होता है। तो प्रथम बार अगर घर में प्रवेश हो रहा है तो उसके लिए जो है आप मुहूर्त का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब लड़की एक बार रह करके फिर दोबारा अपने ससुराल को लौटती है तो उसको द्विरागमन बोलते हैं। तो इस मुहूर्त को भी मैं बताऊंगा। विवाह के पश्चात जब वधू ससुराल में प्रथम बार आना हुआ तो वधू प्रवेश हो गया। आम बोलचाल भाषा में इसको बोलते हैं डोली उतारना भी। यद्यपि आजकल तो डोली से उतरने की बजाय वधू जो है कार से उतरती हैं, तो उसको सेम लेंगे हम। डोली से उतारना या कार से उतारना बात एक ही है, वधू प्रवेश में ही लेंगे, उसके मुहूर्त के हिसाब से ही मुहूर्त सेट करेंगे। तो जैसे कि सनातन धर्म में वधू का प्रवेश कोई सामान्य घटना नहीं माना जाता है, बहुत बड़ी बात होती है कि वधू प्रवेश कर रही है घर में। विवाह के पश्चात वधू अपना मातृगृह मायका छोड़ करके सदा के लिए अपने ससुराल में आकर के अपनी पूरी जीवन बिताने के लिए आती है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण अध्याय, एक उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म होकर के एक नया अध्याय शुरू होता है। तो इसके लिए वधू उसके ससुराल वालों के लिए भी ये घटना घर में एक नए सदस्य को स्वीकार करता है। तो ये सब बिल्कुल ही नया होता है, नया अनुभव होता है। तो इसके लिए भी मुहूर्त बहुत ज़रूरी है, वधू मुहूर्त प्रवेश देखना। वधू के अपने ससुराल में प्रवेश करने के काल का विशेष विचार ज्योतिष ने किया गया। तो उसमें मुहूर्तकों ने बोला है कि वधू प्रवेश विवाह के पश्चात ही अर्थात अगली तारीख को ही वधू प्रवेश होना चाहिए, किंतु शास्त्रोक्त मुहूर्त के अभाव में विवाह के दिन से 16वें दिन के भीतर तक यह कर देना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से अगर कुछ समस्या आ रही है तो विवाह जो वधू प्रवेश है उसको जो है आपको थोड़ा सुमुहूर्त देखने के बाद ही करना चाहिए। उसमें भी समसंख्यक दिनों में अगर प्रवेश प्रशस्त माना गया है। यदि आरंभिक 16वें दिन के अंदर यह संभव न हो तो फिर एक मास के भीतर विषम संख्यक दिनों में या तो एक वर्ष के अंदर विषम संख्यक दिनों के अंदर वधू प्रवेश शुभ माना गया है। लेकिन सम संख्यक में जो सम संख्यक दिन आते हैं उस सम संख्यक दिनों में वधू प्रवेश अच्छा नहीं माना गया है। यह एक बात और समझ लेनी चाहिए कि विवाह मुहूर्त ऐसे ही रखे जाते हैं कि अगले दिन ही अथवा अधिकतम 16 से 30 दिन के भीतर जो है वधू प्रवेश का अच्छा मुहूर्त हो, ताकि कोई दिक्कत न हो। किंतु प्राचीन समय में प्रायः रज्जु निवृत्ति के पश्चात ही वयस्क होने के पूर्व विवाह हो जाते थे। इसलिए विवाह संस्कार होने के बाद गौना जो वधू का ससुराल में प्रथम प्रवेश कभी कभी 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के भीतर अथवा युवावस्था होने पर किया जाता था। इसलिए 1 वर्ष का जो समय बीत जाने पर कब वधू प्रवेश होएगी ऐसा शंका होने लगता था। तो समाधान मुहूर्तकों ने के अनुसार जो है यह 5 वर्ष के भीतर, किंतु 5 वर्ष अगर 5 वर्ष बीत गया है तो किसी भी दिन तिथि लग्न आदि की शुद्धि को विचार करते हुए प्रवेश कहा गया। वधू जो बहू होती है अपने पति के घर में प्रवेश कर जाती है, उसके पश्चात जो प्रथम बार जो साल में जो ज्येष्ठ महीना आता है, आषाढ़ महीना आता है और पौष महीना आता है, बोला गया कि वो या 6 अधिकतम मास अधिक मास जो आ जाता है। तो ऐसे में बताया गया कि बहू को ससुराल में प्रथम साल का जो ये महीने आते हैं उसमें वो महीना ससुराल के घर में नहीं बिताना चाहिए। ससुराल से अपने उसको मायके चले जाना चाहिए और मायके जाकर बिताना चाहिए।
वरना इसका बोला गया कि ससुराल पक्ष की हानि स्टार्ट हो जाती है, घर में प्रॉब्लम्स कलह वगैरह शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको फिर से बताता हूँ कि ज्येष्ठ, आषाढ़ और पौष के महीने में या अधिक मास में वधू को उसके मायके भेज देना चाहिए, ससुराल में न रहे उस टाइम पे, प्रथम साल वल्ली। अगर जिस दिन दक्षिण दिशा में अगर शुक्र हो तो उस दिन द्वितीय आगमन नहीं करना चाहिए शुक्र के जो गोचर है। किंतु अत्यावश्यक हो जाता है कि दूरागमन कर सकते हैं, तो वह कौन सी परिस्थिति है जो अत्यंत आकस्मिक और अपरिहार्य मानी गई है। उसके लिए यदि कारणवश नए नगर नए देश आदि में जाना आवश्यक हो जाए और निवास स्थान में कोई उपद्रव, विप्लव आदि हो, यदि ससुराल में किसी का विवाह पड़ जाए, किसी तीर्थ यात्रा को करना पड़ जाए, या फिर राजा द्वारा किसी के द्वारा निकाला जाए, तो ऐसे में, या फिर नई बहू आ रही है, तो उस उक्त परिस्थिति में जो है सम्मुख शुक्र को देख करके दूरागमन दोष को नहीं लिया जाता है। प्राचीन समय में जब अल्पायु में ही विवाह हो जाता था, तब ऐसे लोग क्या कर देते, अपने पिता के घर में कन्या पूर्ण रूप से युवती हो गई, फिर उसके बाद शुक्र का दोष उसको नहीं लगता था। यात्रा से तात्पर्य है घर की, हर बार घर से बाहर कहीं निकल कर कहीं भी जाने को नहीं बोलते हैं कि डेली कहीं जा रहे हैं। तो यात्रा का तात्पर्य है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए, कहीं विशेष कार्य के लिए कहीं दूर निकल रहे हैं, कहीं यात्रा के लिए निकल रहे हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी और रिक्ता, पूर्णिमा, अमावस्या तिथियों को छोड़कर बाकी दिन यात्रा कर सकते हैं। अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुष्य, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र यात्रा के लिए शुभ और अनुकूल माने गए हैं। यात्रा के लिए अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया कि पूर्व दिशा जो होता है, पूर्व दिशा में जो है, जैसे वार और सूल को देखा जाए तो पूर्व दिशा सोमवार और शनिवार को नहीं जाना चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र को अवॉइड करें। तो मैं दोनों बता रहा हूँ आपको कि इससे वार भी और नक्षत्र भी, तो दोनों को देख करके फिर यात्रा करें। तो पूर्व दिशा में सोमवार और शनिवार को ज्येष्ठ नक्षत्र में न करें, और अग्नेय दिशा में सोमवार को, गुरुवार को और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में न करें। दक्षिण दिशा में गुरुवार को और पूर्व भाद्रपद को अवॉइड करें। और नैत्रिक दिशा में अगर आपको जाना है तो रविवार को, शुक्रवार को और रोहिणी नक्षत्र, इन दो वारों को और रोहिणी नक्षत्र को अवॉइड करें। पश्चिम दिशा में अगर जाना है तो रविवार को, शुक्रवार को, रोहिणी नक्षत्र को अवॉइड करें। रविवार शुक्रवार को पश्चिम बिल्कुल ना जाएं। अगर वायव्य कोण में अगर जाना है आपको दिशा में तो मंगलवार को और उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र को अवॉइड करें। ऐसे उत्तर दिशा में अगर जाना है तो मंगलवार, बुधवार को, उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र को अवॉइड करें। ईशान दिशा में जाना, ईशान कोण बोलते हैं जिसको, ईशान दिशा में अगर आपको जाना है तो बुधवार, शनिवार को और ज्येष्ठा नक्षत्र को बिल्कुल अवॉइड करें, उस स्थिति में ना जाएं। अब इसके लिए शुद्ध कौन सा दिन, कौन सी राशि मानी जाती है, किस राशि को और उदय हो रहा हो और आपको यात्रा करना हो, तो पूर्व जाना है तो मेष, सिंह, धनु ये उत्तम माने गए हैं। दक्षिण दिशा के लिए वृष, कन्या और मकर को उत्तम माना गया है। पश्चिम दिशा के लिए मिथुन, तुला और कुंभ को अच्छा माना गया है। और उत्तर दिशा के लिए कर्क, वृश्चिक, मीन को अच्छा माना गया है। इसमें अगर आपको चंद्रमा अगर गोचर कर रहे हैं तो इस समय आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। बताया गया है कि अगर चंद्रमा के सम्मुख यात्रा अगर किया जाता है तो अर्थ लाभ होता है। चंद्रमा के सम्मुख यात्रा करने पे सारे दोष जो है नाश हो जाते हैं। यात्रा की दिशा से चंद्रमा दक्षिण में अगर हो तो संपत्ति की प्राप्ति होती है। यात्रा की दिशा से अगर पृष्ठ में हो चंद्रमा तो फिर उस समय मृत्यु को कष्ट होता है, मृत्यु, या फिर यात्रा ही बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, यात्रा में कुछ ना कुछ दिक्कत आता है, फिर धन का लॉस हो। ये था मुहूर्त यात्रा का। इसके बाद जो है मैं आपको गृह आरंभ कब करें, गृह प्रवेश कब करें, ये सब चीज़ें भी मुहूर्त बताऊंगा।